हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना, इसी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर वीडियो आप सिंपल देख चुके होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम लोग लाइट पर बहुत सारा डिस्कशन किए थे, वो आप देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये जो है सेकेंड लेक्चर वीडियो होगा। इससे आप जुड़िएगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि जब भी आप इस चीज़ को देखिए या पढ़िए तो आप एनसीईआरटी के बुक सामने रखिए या कोई रेफरेंस बुक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है तो सारे बुक्स में अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी रखेंगे, यहाँ हम पॉइंट वाइज देते रहते हैं, आप उसको देखते रहेंगे। तो हम लोग जो डिस्कस किए हुए थे कि जो ऑप्टिक्स या लाइट आप पढ़ते हैं, लाइट या ऑप्टिक्स जो भी, इसको लाइट भी कहते हैं और क्या ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसमें हम लोग कहे थे ना कि दो सेक्शन हम लोगों को पढ़ना है। पहला को आप नाम दिए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, शॉर्ट में जियो लिख देते हैं, और एक और था जिसको डब्लू वो बोले थे, वेव ऑप्टिक्स, है ना। इसमें जो पढ़ना है हम लोगों को वो क्या क्या था, आप स्टार्ट करिएगा ना तो देखिएगा मिरर होगा पहले, है ना। और मिरर जैसे कहते हैं तो दो तरह के मिरर आपके सामने आता है। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। और इसी स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, जिसको एक को हम लोग कॉन्वेक्स और दूसरे को कॉनकेव कहते हैं। मिरर जब समाप्त होगा तो इसमें आप देखेंगे तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के बाद आप देखिएगा तो इसमें लेंस दिया हुआ है ना। लेंस के बाद देखेंगे तो इसमें प्रिज्म दिया हुआ है, और प्रिज्म के बाद देखेंगे तो ह्यूमन आई है ना। और ह्यूमन आई के बाद अगर देखेंगे तो इसमें आपको पढ़ना होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि आपको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी दिया रहता है, जैसे कि टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। तो ये सब पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपको हो गया। और 6 टॉपिक जो है ये छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस पर थोड़ा लंबा समय लगेगा, तो इसको आप बनाए रखेंगे। वेव ऑप्टिक्स में मात्र 3 टॉपिक है। इंटरफेरेंस है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, डिफ्रैक्शन है, और तीसरा जो है वो क्या है, पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन। तो यही 3 हम लोगों को देखना है। एक अच्छी बात आपको बता दें कि इंटरफेरेंस जो है वो हम लोगों को डीपली स्टडी करना है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस को डीपली स्टडी करना है। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये माइनर है, इसको केवल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन हो, दोनों में इससे बहुत निम्न टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटा बनते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इंटरफेरेंस है, इसमें जो है ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उस किताब में या किसी भी बुक में देखिएगा तो एक कंट्रावर्सी क्वेश्चन में रहता है कि लाइट जो है वो वेव है कि रे है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तो कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन माइनर हम डिस्कस कर देते हैं। लाइट जो है एक्चुअल में अगर कोई कहे कि है क्या, तो आप कहिएगा कि लाइट जो है वो रे नहीं है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में वेव है ना। यहाँ हम लिख देते हैं कि लाइट जो है, जो भी आप लाइट लेते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ये लाइट में 2 कैरेक्टर होता है, एक वेव कैरेक्टर होता है ना, और एक जो हम लोग रे कैरेक्टर कहते हैं, इसी में कंट्रोवर्सी है। वेव जो है इसका एक्चुअल कैरेक्टर है, मतलब ये कहे कि लाइट एक्चुअली वेव ही है। रे जो है ये एक्चुअल नहीं है, ये हम लोग अंडर कंडीशन इसको रे कहे हुए, अंडर कंडीशन। एक्चुअल में लाइट रे है ही नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन डाला हुआ तब इसको हम लोग रे कह देते हैं। एक्चुअल में लाइट क्या है, वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और आप डिस्कस किए हुए थे कि हम लोग जो लाइट पढ़ते हैं वो विजिबल लाइट है। कौन लाइट? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ था 400 नैनोमीटर से
कितना 700 नैनोमीटर, ये रेंज है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर भी ये डाटा दिया रहता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि विजिबल लाइट है। तो यहाँ जो कन्फ्यूजन है वो हम क्लियर कर दें कि रे है कि वेव है। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि अगर रे मान लेते तो क्या होगा दोस्त, ये प्लेन मिरर ले लिए, रे मान लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि लाइट जो है इसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है ना। जिस पोजीशन पर गया उसी पर ये, जिस पर इंसिडेंट किया उसी लाइन से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। वो तो आगे का चीज़ है, हम थोड़ा इसके बाद उसी को डिस्कस करने वाले। अभी ये रे है ऐसा हम ये कह दिए, ठीक है ना। अगर इसको वेव बना के ले जाएं तो वेव बन के जाएगा तो इस प्रकार से कैरी करेगा, साइनोसोडियल फंक्शन, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझिए, ये अगर क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, तो दो क्रेस्ट के बीच के दूरी को आप एक वेवलेंथ कहते हैं, है ना। और ये वेवलेंथ किसका है बाबू, विजिबल लाइट का। तो आप ये समझ लीजिए इसका वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है 400 से 700 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर है, ये स्मॉल यूनिट हो गया। नैनोमीटर का मतलब आप समझ सकते हैं, नैनोमीटर इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप ये समझिए कि बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये वेव का जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जब इसको हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, आप कहिएगा ये क्या है भाई, तो ये मिरर है। इस मिरर के जगह पर आप हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकता है, लेंस हो सकता है ना, प्रिज्म हो सकता है। तो लेंस हो, मिरर हो, प्रिज्म हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, तो वो लाइट रे के लिए एक ऑब्स्टकल का काम करेगा। ऑब्स्टकल मीन्स रुकावट का, ठीक है ना। और वो ऑब्स्टकल दो कैरेक्टर में हो सकता है, या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है या लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। मिरर में क्या क्वालिटी है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो स्वाभाविक है ऑब्स्टकल है। इस ऑब्स्टकल का साइज और इसका साइज दोनों कंपेयर करिए तो आपको क्या नजर आएगा, तो ऑब्स्टकल साइज इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है ना। ऑब्स्टकल साइज इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सो light cannot exhibited wave like property। या ये कहें कि यही कारण है कि लाइट को हम लोग वेव न कंसीडर करके रे कंसीडर करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि वेवलेंथ ऑफ द लाइट कंपैरिजन टू द ऑब्स्टकल साइज बहुत छोटा होता है, या ऑब्स्टकल साइज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। So light can be treated as a light ray, not light wave, but only the geometrical optics। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसको हम लोग फिर वही बात कहेंगे कि उसको कैसे ट्रीट करना है आपको वेव ऑप्टिक्स में, वेव जैसा ही। वहाँ रे नहीं ले सकते, एक्चुअल तो रे ही वेव ही है, रे तो है नहीं, ठीक है। तो इस बात को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं, इफ़ द ऑब्स्टकल साइज, है ना, जैसा कि यहाँ बताए, इफ़ द ऑब्स्टकल साइज इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए लाइट जो है ये वेव के प्रॉपर्टीज़ को अटेंड नहीं करता, ये रे के प्रॉपर्टी को अटेंड करता है। यहाँ एक बात और लिख देते हैं, इन जनरल फॉर किसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप मिरर ला सकते हैं ऑब्स्टकल के तौर पर, लेंस ला सकते हैं एंड प्रिज्म ला सकते हैं, नहीं दोस्त। तो ये अगर तीनों लाते हैं, अगर एज ए ऑब्स्टकल इसको तीनों को कंसिडर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्स्टकल साइज जो होगा ना, वो ऑब्स्टकल साइज मस्ट बी मच ग्रेटर दैन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट से क्या होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तब आप लिख सकते हैं, ये जो कंडीशन है एक्चुअल में यही कंडीशन डिसाइड करता है कि जो लाइट है वो वेव नहीं
क्या होता है, रे होता है इन द केस ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ इस बात को हम लिख सकते हैं, हेंस लाइट इज ट्रीटेड एज ए रे, लाइट इज ट्रीटेड एज ए रे नॉट वेव। नहीं, तो इसलिए हम लोग लाइट को रे जैसा ट्रीट करते हैं, वेव जैसा ट्रीट नहीं करते हैं। तो आज से ये बात समझिएगा कि लाइट वेव रहते हुए भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए क्या है, रे है ना। एक्चुअल में तो वो वेव है, लेकिन जब आप वेव ऑप्टिक्स का स्टडी करिएगा ना, तब वहाँ पर उसका एक्चुअल हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल उसके व्यूअर को देते हैं। लेकिन ऐसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए एज ए बिहेवियर ये रे जैसा काम करता है, और कॉज यहाँ क्लियर दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इस रे से यदि इसको हम रे मान लें तो कहिएगा इस रे से क्या क्या बन सकता है। तो आपको हम बताए हैं कि मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है। अगर आगे जाएंगे इसमें तो आप समझ सकते हैं प्रिज्म के बाद ह्यूमन आई आ जाएगा, प्रिज्म के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, जिसमें कि आपको कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है। ठीक है। तो मतलब हमारा ये कहना है कि जितना अगर रे का स्टडी करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो एक ही चीज़ पर हमारा फोकस जाता है कि वहाँ लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना, वहाँ रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, वहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो रे का ये कैरेक्टर है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो इस कैरेक्टर को जो हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से पढ़ते हैं, इसीलिए इस पूरे कैरेक्टर को मिला जुला के हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं ऑब्स्टिकल को अरेंज करके इमेज का डिजाइनिंग किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इस बात को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को अब यहाँ देखना है, जैसे ये इसके बाद हम कहे थे कि कुछ लिखेंगे, आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। लिखा हुआ है इट कंसर्न विद द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, एंड डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंपल फैक्ट्स, एंड डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, सिंपल फैक्ट्स। अब सिंपल फैक्ट्स में क्या है हुआ, सच दैट, यहाँ लिख दीजिएगा सच दैट। सिंपल फैक्ट क्या है, तो यहाँ से लिख देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना, ये इसका सिंपल फैक्ट है। रे ऑप्टिक्स हमेशा रेक्टिलिनियरली क्या करता है, प्रोपगेट करता है। दूसरा आप लिख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन, है ना, इमेज फॉर्मेशन। तीसरा आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। चौथा लिख सकते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। इसके बाद आप कहे और क्या लिखा जा सकता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। आप डिफेक्ट कहिए या आप इफेक्ट कहिए, है ना, ये सब के सब, ठीक है ना, किस मेथड से होते हैं, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, नहीं बाय क्या, ज्योमेट्रिकल मेथड। ये पूरा का पूरा काम ज्योमेट्रिकल मेथड से होता है। हेंस इट इज़ कॉल्ड, हेंस इट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हेंस इट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसलिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। समझ गए भाई। तो यही सब बात है। तो अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि लाइट का प्रोपगेशन कराएं, लाइट का रिफ्लेक्शन कराएं, लाइट का रिफ्रैक्शन कराएं, लाइट का डिफेक्ट बताएं, लाइट का इफेक्ट बताएं। ये सारा प्रक्रिया जो है ये लेंस, मिरर और प्रिज्म के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल अरेंज करके उसको बनाते हैं लाइट को अपने आवश्यकता अनुसार।
तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक तरह से ताना बाना था, इसको आप समझ गए है ना। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये 9.2 जो NCERT का है उसी को आप मिलाते जाएंगे। 9.2 में बहुत सारा पॉइंट है, सबको एक एक बार डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला हम लोग देखते हैं कि मिरर हो, लेंस हो, प्रिज्म हो, है ना, सब में तो नहीं रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग मिरर को रखें तो उसमें रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो अगला टारगेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तब तक इसको आप देख लें। तो अभी हम लोगों को देखना है, देखिए अब यहाँ से कहानी जो है हम लोग लाइट का कॉन्सेप्ट के तरफ ले जा रहे हैं। अभी तक जो चल रहा था वो ये था कि लाइट एक्चुअल में है क्या, और लाइट में जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को एज ए रे या एज ए वेव ट्रीट करते हैं, तो हम लोग एज ए रे ट्रीट कर रहे थे। अब उससे आगे का कहानी इस में हम बताने जा रहे हैं। अब हमको समझना है ये कि लाइट रे है, ठीक है ना, लाइट वेव नहीं है। अब लाइट रे है, अब आगे चलते हैं। अब लाइट जब रे है तो वो जब कंटिन्यू प्रोपगेट करेगा तो ऑब्स्टिकल के रूप में उसके सामने क्या क्या आ सकते हैं भाई? तो मिरर आ सकता है, लेंस आ सकता है, प्रिज्म आ सकता है, टेलीस्कोप आ सकता है, माइक्रोस्कोप आ सकता है। तो ये सब ह्यूमन आई आ सकता है, मतलब ये लाइट के सामने आ सकते हैं। तो एक एक करके हम लोगों को देखना है। अभी ये देखना है कि लाइट मिरर पर आएगा तो क्या होगा। तो आपको मिरर पर आने से पहले हम ये बता दें कि मिरर एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, है ना। मिरर जो है एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, जो कि हम लोगों को स्टडी करना है। एक को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। कौन मिरर बाबू? प्लेन मिरर, है ना। और दूसरा मिरर होता है, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, है ना। ये चीज़ आपको समझना है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर पर भी, ठीक है ना, आपको प्लेन मिरर कभी बुक वगैरह में देखिएगा तो ऐसे भी दिया रहता है, ऐसे दे के एक साइड सिल्वर्ड कर देगा, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, ये सिल्वर्ड है, ठीक है ना। ये सिल्वर्ड सरफेस कह सकते हैं, सिल्वर्ड सरफेस, मतलब इस पर लाइट हम लोग इंसिडेंट नहीं कराते हैं। इधर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये हुआ कि इस पर किसी तरह का पॉलिश नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और लाइट इस पर जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। कभी कभी प्लेन मिरर देखिएगा दोस्त तो ऐसे भी दिया रहता है, ऐसा आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा दिया रहे, वर्टिकल रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, तिरछा रहे, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। स्फेरिकल मिरर में एक्चुअल दो शेप होता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई, अगर हम लोग एक हॉलो, ठीक है ना, ग्लास का स्फेयर लेते हैं हॉलो, और अगर उसको बीच से यहाँ कट कर दें हम, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार सरफेस हो गया। अब दो मिरर हो गया, एक मिरर ये हो गया, ठीक है ना, और एक मिरर ये हो गया। अगर इस मिरर को अंदर वाला सिल्वर्ड कर दें, ये अंदर वाला सिल्वर्ड कर दिए, ठीक है ना, तो ये बाहर वाला सरफेस जो है ये उठ गया, इसलिए अब ये सिल्वर्ड सरफेस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस SF, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। ये सिल्वर्ड सरफेस हो गया SS, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस RS, ठीक है, बात समझ गए। और कोई पूछे कि ये आखिर कौन सा मिरर का टाइप होगा? स्फेरिकल है, ठीक है ना, लेकिन इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग नाम देते हैं क्या? देखिए सरफेस उठा हुआ है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स मिरर नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर, बात समझे। अब रहा इसका नाम, कोई कहे इसमें क्या कर रहे हैं, तो अभी ये इसका अंदर वाला सिल्वर्ड किए थे, इसको बाहर वाला सिल्वर्ड कर देते हैं।
अभी आप देखिए ये बाहर वाला सिल्वर्ड सरफेस हो गया, क्या हो गया, बाहर वाला सिल्वर्ड सरफेस, ये सिल्वर्ड सरफेस हो गया, ठीक है ना। अब ये सिल्वर्ड सरफेस हो गया, अंदर वाला जो हुआ वो ये, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, RS इसका नाम दे दिए। अब कोई कहे इस मिरर का नाम क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये मिरर जो है ये अंदर में क्या है, अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये धंसा हुआ है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू, कॉनकेव मिरर। और आपको बता दें कि अगर ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में जाइएगा तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जेंट मिरर। इसको क्या बोलते हैं बुआ, कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जेंट मिरर। क्या नाम देते हैं इसको, डाइवर्जेंट मिरर। तो अब आप समझ गए होंगे कितना तरह का मिरर हो गया, 3 प्रकार का हो गया। पहला प्लेन मिरर, उसमें कोई टाइप नहीं होता है। दूसरा स्फेरिकल मिरर है, तो इसमें 2 टाइप है, एक कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव को कन्वर्जेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रे जो आता है ना वो कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट पर, इसलिए कन्वर्जेंट। और ये डाइवर्जेंट, हिंदी में इसी को अवतल लेंस, अवतल मिरर है ना, और इसको हम लोग अवतल दर्पण और इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। बात को समझे, तो इस चीज़ को आपको समझना है ना। तो अब इसमें अब हमको जो देखना है वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखना है। इस पर अगर लाइट ले जाइएगा ना तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, कभी भी जब भी काम करेगा रिफ्लेक्शन का ही करेगा। अगर प्लेन मिरर पर लाइट ले जाते हैं तो रिफ्लेक्शन किस प्रकार का होगा, अगर कॉनकेव मिरर पर लाइट ले जाते हैं तो रिफ्लेक्शन किस प्रकार का होगा, कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट ले जाते हैं तो रिफ्लेक्शन किस प्रकार का होगा। इसी लॉ को हम लोग नाम देते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे तो इस टाइप पर बहुत सारा डिस्कशन होगा हम लोगों को, ऐसा नहीं कि डिस्कशन यहाँ सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है ना। मिरर आप पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारा डिस्कशन अभी बाकी है, स्फेरिकल मिरर का खासकर। तो अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या, उसके बाद साइन कन्वेंशन आ जाएगा, उसको भी देख लेंगे। तो फिलहाल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ हम मिरर बना रहे हैं बुआ, जैसे प्लेन मिरर ले लेते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर हो गया है ना, ये प्लेन मिरर हो गया। अब इस प्लेन मिरर पर कोई कहे कि रे को लाइए, यहाँ हम एक और मिरर ले लेते हैं। आप इस मिरर का क्या नाम दीजिएगा बोलिए ज़रा, एक और मिरर ले लेते हैं यहाँ। कोई कहे इस मिरर का क्या नाम दीजिएगा, तो देखिए जिस मिरर का सरफेस धंसा हुआ हो तो उसको कनकेव या अवतल मिरर कहिए, अवतल दर्पण कहिए। और जिसका अभी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब इस पर अगर रे आप लाते हैं तो यूनिवर्सल लॉ है और वही लॉ कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो अभी जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो किसका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि कोई रे अगर आया तो वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, इसको आई डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आई डैश। एक आई हुआ, दूसरा क्या हुआ बुआ, आई डैश। आई और आई डैश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, ठीक है। अगर उसी तरह का कंडीशन इस पर डाला जाए, रे को लाया जाए, ये रे आया और ये रे फिर उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आपको ध्यान देना है, यहाँ जितना एंगल बनाइएगा आई, उतना ही एंगल इधर भी आई डैश बनेगा। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग नॉर्मल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, हिंदी में अविलंब कहते हैं। इसको हम लोग इंसिडेंट रे नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और ये क्या नाम है,
रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सब नाम है। ये इसी तरह से इंसिडेंट रे ये हो गया, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी कहिएगा तो आई बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त, आई डैश। यहाँ पर आ गए, बिल्कुल उसी तरह का कार्यक्रम यहाँ भी होगा, है ना। तो सॉरी, रे आएगा और रे आने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आते समय ऐसे दिखा दीजिए, और यहाँ पर आप नॉर्मल इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ आप आई कहिए और इधर क्या कहिए, आई डैश। तो आई और आई डैश इस सिचुएशन में भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये मेन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना, कि आई हमेशा आई डैश के क्या होते हैं, इक्वल होता है। बात समझ गए। अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ तो आप समझ गए कि 3 टाइप का मिरर है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर का स्टडी करेंगे, स्फेरिकल मिरर उसके बाद आएंगे, और स्फेरिकल में कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम ये बात लिख देते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है। इधर आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए, और हो सकता है तो उतार लीजिए आप, ठीक है। तो अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको लिख देते हैं। यहाँ देख लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट पर क्या कहिएगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला जो पॉइंट है वो ये है ना, कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane of incidence, सेम प्लेन ऑफ क्या, इंसिडेंस। मतलब ये तीनों रे एक ही प्लेन ऑफ इंसिडेंस में एग्जिस्ट करता है या लाई करता है। पहला कॉन्सेप्ट यही है। देख लीजिए, ये तीनों एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है, इसमें 2 रे है और एक नॉर्मल है, ठीक है ना। और दूसरा बात कहिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या हुआ, इंसिडेंस, ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स आई ऑलवेज इक्वल टू क्या, आई डैश। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान देंगे। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ है, इसी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समाप्त होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरफेस जिग जैग हो गया मिरर का, ऐसे इसको आप प्लेन मिरर नहीं कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर नहीं कह सकते हैं, इसको जिग जैग मिरर कहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। जिग जैग मिरर, है ना। हालांकि ये सब है नहीं, बात समझे। अगर इस पर भी रे आता है तो उसी कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर ये आता है तो रिफ्लेक्शन ऐसे ही होगा, और ये कंडीशन बदलने वाला नहीं है। यहाँ भी आई डैश के बराबर ही होगा। तो किसी भी सूरत में ये कॉन्सेप्ट 100% वैलिड है। इस बात को आप समझेंगे, इसमें कहीं भी कोई विकार नहीं है। यही 2 कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताता है। अब दोस्त, हम लोगों को देखना है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक बात हमेशा चर्चा में आएगा कि रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज, ये बेसिक बात है, ये हम चर्चा में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमको भी पता है कि आप कन्फ्यूज़न होंगे। अगर आपसे पूछ जाए कि रियल ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं, तो क्या बोलेंगे बताइए आप। आपसे पूछ दे वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। 2 मिनट और समय लेते हैं और उसको हम क्लियर कर देते हैं। तब तक ये आप देख लीजिए, वो 2 मिनट बाद उसको डिस्कस कर देते हैं। 2 मिनट लगेगा केवल। तो हम लोगों को अब देखना है, ठीक है ना, कि प्लेन मिरर से ना, जो या प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है ना, उससे जो ऑब्जेक्ट या इमेज होते हैं उसमें 2, 3 नहीं 4 टाइप हमेशा आता है। रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कहते किसको है, थोड़ा सा यहाँ आपको हम बता दें तो आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत।
जैसे यहाँ पर एक प्लेन मिरर लेते हैं, कोई भी मिरर आप ले सकते हैं। प्लेन मिरर इसलिए ले रहे हैं कि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता है, या आप भली बात ही जानते हैं। प्लेन मिरर में बताया जाता है ना कि आपके फुल लेंथ बॉडी का इमेज देखना हो तो मिरर की हाइट कितनी होना चाहिए। तो आप कहते हैं कि आप जितने लेंथ के हैं उसके आधा लेंथ का अगर मिरर है ना तो आपका फुल लेंथ आप मिरर में देख सकते हैं। तो ये छोटा छोटा बात है जो कि आप जानते हैं, इसीलिए इसको ले रहे हैं। तो अगर आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्त, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे आप ऐसे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गया रे और ये इंसिडेंट रे कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक और रे हम ले गए, आपको भी पता है कि ये रे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 0 है, नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है 0, इसलिए इसी लाइन पर यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो आप पीछे तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन जब होगा ना तो रिफ्लेक्शन होगा तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा। और ये आपको भी ध्यान देना होगा कि यहाँ नॉर्मल दोनों तरफ से एंगल का वैल्यू क्या बनाया, सेम बनाया। जिधर इतना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर, आप आई और इसको क्या बोलते हैं आई डैश। अब ये जहाँ पर जाके कटता है वहाँ इमेज, इसको अगर ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो इमेज आपका यहाँ बन रहा है। तो अब यहाँ से ये अगर दूरी x है तो ये भी x है। डेली आप मिरर में ये सब कहानी देखते होंगे, ठीक है ना। आप मिरर में अपना जो चेहरा है उसको देखते हैं, तो जितना डिस्टेंस पर आप मिरर से रखते हैं ना उतना ही डिस्टेंस पीछे वो इमेज बनता है, ठीक है ना। अब इसमें ये समझना है, अब कोई पूछे कि ये बंधु है क्या, इसको रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे कि रियल इमेज कहेंगे, बात समझे। तो आप ये समझ सकते हैं इधर इसको हम रियल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अब आपसे हम कुछ नहीं, ये रियल ऑब्जेक्ट है, हम आपसे केवल डेफिनेशन चाह रहे हैं कि आप बताइए रियल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ डेफिनेशन बड़ा आसान सा इसका कह सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट का। कहिएगा कि वैसा ऑब्जेक्ट जो रे को डाइवर्ज करे, रे डाइवर्ज फ्रॉम इट, रे डाइवर्ज फ्रॉम इट, रे डाइवर्ज फ्रॉम इट, जिससे रे डाइवर्ज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। अब आपसे पूछ दे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हम पूछ दे कि रियल इमेज किसको बोलते हैं, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एक साइड कर देते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं तब क्या कहिएगा, ठीक है ना। अब ये कहिएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कि रे एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट, डाइवर्ज फ्रॉम इट, इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, बात समझे। रियल ऑब्जेक्ट जो होगा नहीं, वो रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होगा इसमें नहीं दिखाया अभी, बात समझिए, ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसमें है भी नहीं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब रे लगेगा कि उससे डाइवर्ज हो रहा है लेकिन होगा नहीं। दूसरा बात आप रियल इमेज की करिए, किसका, रियल इमेज का। तो रियल इमेज यहाँ आप लिखिएगा कि रियल इमेज किसको कहते हैं। तो रियल इमेज का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, कहिएगा रे एपियर टू नहीं, रे कन्वर्ज ऑन इट, रे कन्वर्ज ऑन इट। अगर रे कन्वर्ज हो तो उसको रियल इमेज कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो है ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। अब कोई कहे कि इसका डेफिनेशन बताइए वर्चुअल इमेज का, तो वो भी डेफिनेशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वर्चुअल इमेज। और उसमें क्या कहिएगा दोस्त, वर्चुअल इमेज का मतलब रे एपियर टू कन्वर्ज ऑन इट, एपियर टू कन्वर्ज ऑन इट, कन्वर्ज ऑन इट। तो ये आपको ध्यान देना है, रे लगे कि कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है ना। रे एपियर टू कन्वर्ज ऑन इट नहीं, रे एपियर टू डाइवर्ज ऑन इट,
रे अपियर टू डाइवर्ज ऑन इट, यहाँ कन्वर्ज कर दीजिएगा, रे अपियर टू कन्वर्ज ऑन इट। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ से इस रे को देखिए, लग नहीं रहा है कि यहाँ से ये डेवलप हो रहा है, इस रे को देखिए तो लग रहा है कि यहाँ से डेवलप हो रहा है। तो रे लगे कि डाइवर्ज हो रहा है तो वो आप समझिएगा वर्चुअल इमेज है, रे लगे कि रियल में कन्वर्ज हो रहा है तो रियल इमेज है। इसमें वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट आपको दिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। प्लेन मिरर की बहुत सारे प्रॉपर्टी भी हैं, स्फेरिकल मिरर के भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। कुछ इसमें साइन कन्वेंशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट डे हम लोग साइन कन्वेंशन, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में साइन कन्वेंशन पहले हम बताएंगे और उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर के बहुत सारा प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाते रहेंगे और चैनल का प्यार दुलार देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड लव यू ऑल।